देखिए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि इस मुल्क के अंदर कुछ पेपर्स के लिए एक कानून लाना पड़ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका टोटल सिस्टम कितना भ्रष्ट है कि उसको काउंटर करने के लिए आपको एक कानूनी बिल लाना पड़ रहा है करके। मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसे कितने मुल्क होंगे जहाँ पर पेपर लीक के लिए है तो पार्लियामेंट के अंदर बिल लाने की नौबत आई ही है। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर शुरुआत में ही जब ये पेपर्स लीक होना शुरू हुए कुछ अकाउंटेबिलिटी अगर रहती, अधिकारियों के साथ मंत्रियों के इस्तीफ़े अगर लिए जाते, तो शायद ये वक्त आने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लगातार साल में 10 मरतबा 10 पेपर्स लीक हो जाते हैं, किसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, नीचे किसी क्लर्क को, किसी एक छोटे अधिकारी को पकड़ लिया जाता है और बस। ये तो इस देश के नौजवान हैं जिन्होंने हुकूमत को मजबूर किया, और आज उन्हें ये बिल लाना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर। अगर सही मानों में अगर ये हुकूमत समझ सकती थी कि युवाओं की पीड़ा क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है, उनकी मेहनत क्या है, अगर वो समझ जाती तो शायद ये पिछले इतने महीनों से जो बवाल चल रहा है वो बवाल होता ही नहीं था। अगर आप धर्मेंद्र को ये समझ लिए थे कि धर्मेंद्र अगर हट गया, हाँ, तो देश कैसा चलेगा करके, ऐसे कितने धर्मेंद्र, जितेंद्र, नरेंद्र आएंगे और जाएंगे। हाँ? लेकिन धर्मेंद्र को इतना पावरफुल बना दिया गया था कि देश के युवाओं, तुम आओ सड़क के ऊपर। हाँ? आखिर में उनको अपनी नाक घिसनी ही पड़ी ज़मीन के ऊपर उसमें, और ये बिल लाया गया है। दुर्भाग्य है, लेकिन ठीक है, चलिए आया है। अब मोदी जी ने गारंटी ले लेना चाहिए कि आप कोई पेपर लीक नहीं होगा करके उसमें। वरना पेपर सेट भी यही कर रहे हैं, लीक भी यही कर रहे हैं, पैसा भी इन्हीं के पास आ रहा है, और नुकसान किसको? तो नौजवान बच्चों को हो रहा है। कई सारे बच्चे इस आंदोलन में शामिल थे, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, कई सारे बच्चों से पूछताछ चल रही है, डिटेन किया जा रहा है। देखिए, एक डिक्टेटर जो होता है वो कभी अपनी हार कबूल नहीं करता है, और पिछले 12, 13, 14 सालों से जो डिक्टेटर इस मुल्क के ऊपर अपनी हुकूमत जमाए हुए है, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि नौजवानों ने उन्हें अपने जोश और जज्बे से उन्हें शिकस्त दिलाई। अब शिकस्त होने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि अरे ये कैसा हो गया है, मैंने ये ऐसा क्या कर दिया है करके। तो अब बदले की भावना, कि तुम सड़क के ऊपर आए, मेरे ख़िलाफ़ नारे लगाए। देखिए, नौजवान बच्चे हैं, उनकी तकलीफ़ भी है, उनकी पीड़ा भी है, और उनका गुस्सा भी है, कि वो लोग हक़ के लिए लड़ रहे, पुलिस वाले उन्हें जूते मार रहे हैं, लाठियाँ मार रहे हैं। बच्चियों को किस तरीके से खदेड़ा गया था, बच्चियों के साथ क्या क्या हरकतें हुई थी, क्या ये देखा नहीं रहे थे हुकूमत में बैठे हुए मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? क्या इनको ये सब नज़र नहीं आ रहा था उसमें? बच्ची किसी की भी हो सकती है, बेटी किसी की भी हो सकती है वो। लेकिन इस हद तक चले जाना, तो अब पुलिस को ये बताया गया है कि दोबारा ऐसा कोई आंदोलन ना खड़ा हो, इसके लिए अब हमने हमारी हार तो मान लिए है, लेकिन दोबारा आंदोलन ना खड़ा हो, इस वजह से है तो ये बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब जुल्म की इंतहा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप कितना भी दबाने की कोशिश करिएगा, फिर ये आवाज़ें उठेगी, अगर इस देश के अंदर ऐसा ही कुछ माहौल बनता रहा तो। बिल पास हो जाते हैं मगर उससे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो ये बिल का भी क्या? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मोदी साहब ने अब ये गारंटी दे देना चाहिए हाउस के अंदर कि अब हम ये गारंटी देते हैं, पेपर लीक हम ही लोग करते थे, लाठी चार्ज हमने ही करवाए, बिल हमने ही लाए हैं, और अब हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि अब एक भी पेपर हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लीक नहीं होगा करके। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, क़ानून कितना भी बड़ा हो, पैसे में इतनी ताकत है, हाँ, कि आप कुछ महीनों के बाद आपको ख़बर आएगी कि ये पेपर भी लीक हो गया है करके उसमें। तो ये सब जो है आपका मिसमैनेजमेंट, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जब पकड़ नहीं रहती है, और जब लोग समझते हैं कि कानून मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं अगर करोड़ों में कमा रहा हूँ तो लाखों फेंक कर है तो बाहर निकल जाऊँगा करके, तो ये जो डर हुआ करता था कानून का, कायदे का, वो जब ख़त्म हो जाता है तो ये इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के सफल विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट उभरा है, जिसको 2 ही दिन में 35 लाख फॉलोअर हो गए। देखिए, पता नहीं है कि ये
मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए ये जो मुद्दा था, इसके अंदर सभी जाति, धर्म और मज़हब के लोग, नौजवान जो थे, उन्होंने ये नहीं देखा है कि इसको लीड कौन कर रहा है, मेरी जात क्या है, मेरा धर्म क्या है करके इसमें। लेकिन जब मूवमेंट से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हुकूमत साजिशें रचती है। और अब यही जो रिज़र्वेशन का जो मुद्दा आ रहा है, उन्हीं साजिशों का एक नतीजा है कि अब हम पहले समाजों के बीच में दरारें पैदा किए थे, अब स्टूडेंट्स के बीच में हम दरारें पैदा करेंगे करके। तो ये हुकूमत की साजिश है। आरएसएस कई सालों से अपना दिमाग लगाती है, दिमाग लगा के बैठती है, और फिर उनको मालूम होता है कि इसके बाद अपने को क्या करना है, तो उसी का खेल है। आज मनोज जरंगे पाटिल ने भी आंदोलन की घोषणा की। देखिए, मैंने सुना नहीं हूँ उनके किस मुद्दे के ऊपर है करके उसमें, लेकिन जैसा हमने शुरुआत से कहा था कि मनोज जरंगे पाटिल साहब अपने समाज के लिए जो लड़ रहे हैं, जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया था कि कैसे आंदोलन किए जाते हैं, कैसे लाखों की संख्या के अंदर मोर्चे निकाले जा सकते हैं, कामयाब मोर्चे निकाले जा सकते हैं, और उसके बाद हुकूमत को झुकना पड़ा था, उनकी मांगों को पूरा करना पड़ा था उसमें। अब हो सकता है कि हुकूमत ने वादे करके चले गए और अब उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो शायद मनोज जरंगे पाटिल साहब तो उसी लिए है, तो अब दोबारा अपने आंदोलन की बात कर रहे हैं। कंगना रनावत ने जैन जी को गटर छाप पर बदसूरत बताया, जिसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। कौन? कंगना रनावत, बीजेपी सांसद। ये नचनिया जो है, हाँ, यही नचनिया जिसका मतलब बीच में कुछ गलत बैंड सब्सटेंस ये वो के लिए है। तब ये ऐसे छोटे घटिया लोगों के बारे में बोलना मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे लिए इतना ये है करके। उसमें जितने छोटे और जितने घटिया लोग होते हैं, उनकी सोच वैसी ही होती है, तो उनके ऊपर प्रतिक्रिया देना मतलब ये है कि आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं। उसमें कंगना रनाउत जो है वो हमारे लायक नहीं है, हमारी सफ़ों में खड़े रहने के लायक नहीं है, इसलिए आप मुझसे ना पूछे तो बेहतर है। बीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके आज औरंगाबाद आए हैं, क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे या कुछ बातचीत करें? देखिए, एक मूवमेंट तैयार हुआ था जिसका नेतृत्व अभिजीत दीपके ने किया था। एक नौजवान लड़का है, उसकी भी तड़प थी, और जिस दिन वो आए थे तो उस दिन भी मुझसे ये सवाल किया गया था। देखिए, एक आज जो सोशल मीडिया के ऊपर, हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं कि कैसी धरपकड़ शुरू है, नेचुरल है कि इतने दिनों के आंदोलन के बाद उसके माँ बाप की ख्वाहिश होंगी कि बच्चा अब हमारे साथ रहे करके उसमें। हाँ, तो जिस दिन वो आया उसी दिन है तो एक मंत्री साहब मुँह उठा के चले गए वहाँ पे। हाँ, जबकि होना ये चाहिए था कि कुछ परिवार के साथ उनको टाइम बिताने का मौका देना चाहिए था उसमें। और दीपके के आंदोलन को सबने सपोर्ट किया था, और उसका नेतृत्व जितने भी नौजवान लड़के थे, उनके इश्यूज़ जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ये नौजवान हमारे शहर से ताल्लुक़ रखता है और आज पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसका नाम हुआ है, तो हमारी भी अच्छी खुशी है। हमारी उम्मीदें यही है कि इस एक मूवमेंट को लास्ट मूवमेंट ना समझते हुए इस देश के सामने जितने और गंभीर प्रश्न है, उन गंभीर प्रश्नों को भी अब नौजवानों ने अपने हाथ में लेना चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं। 3 तारीख को आपका आंदोलन होने वाला है। 30 तारीख से नहीं, देखिए, हमने आदर्श के लिए हुकूमत को, प्रशासन को हमने कहा था कि हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट, कलेक्टर साहब ने एक जॉइंट मीटिंग कॉल किए थे। उसमें जो हमारी कृति समिति है उन लोगों को भी बुलाया गया था, पूरे ऑफिसर्स को बुलाया गया था। और चूँकि नए कलेक्टर साहब आए हैं तो उनको समझना था कि आखिर में अड़चनें कहाँ पे आ रही है करके। लेकिन हम इस दौरान ये प्रोसीजर समझते और समझाने के अंदर न जाने कितने ऐसे आदर्श के ठेवीदार जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। आखिर कब तक हम सिर्फ ये आंकड़े गिनते रहे कि पहले 50 थे, 60 हो गए, 70 हो गए हैं, 75 हो गए हैं, 80 हो गए हैं, और हम सिर्फ आंकड़े गिनते रहे। ये लोग अपने हक़ का पैसा मांग रहे हैं, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस की वजह से, कुछ बेमान अफसरों की वजह से इन्हें ये अपना पैसा जो मिलने का है उसमें कुछ अड़चनें आ रही है। इसके बावजूद मुझे खुशी है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर पहली आदर्श पथ संस्था है कि जहाँ पर 28,000 लोगों को अभी तक पैसा मिल चुका है। अब ये है कि जो बड़े ठेवीदार हैं उनका पैसा बाकी है, और वो पैसा भी उन्हें जल्द मिलेगा।
हम हुकूमत से यही कह रहे हैं कि ये जो पैसा मांगने वाले लोग हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, इसमें मेजॉरिटी लोग जो है वो 80 साल के ऊपर के हैं, सब सीनियर सिटीजन्स हैं, 75 साल हो गए, 70 साल, 80 साल के ऊपर के हैं। तो कम से कम उनके इस जीवन के पड़ाव के अंदर कम से कम उन्हें सुख शांति से जीने का अधिकार है या नहीं है। उन्होंने जीवन भर की कमाई पद संस्था के अंदर डाले और पद संस्था वाला बोला कि नहीं अब जाओ, भाग जाओ, पैसा नहीं मिलेगा करके। ये इन्हीं लोगों की लड़ाई थी, इन्हीं लोगों का आंदोलन था कि आज हमें खुशी है कि 28,000 लोगों को पैसा मिल चुका है उसमें, और बाकी जितने बचे हुए हैं इंशाल्लाह इस आंदोलन के बाद उनको भी पैसा ज़रूर मिलेगा। इसमें जो आरोपी है मानकापे, परसों ने बेल मिल गई। देखिए, बेल मिलना ये एक जुडिशल प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। आप देखिएगा बड़े बड़े, इससे बड़े बड़े जो फ्रॉड्स हुए हैं, अगर आप बीड़ के कुटे का प्रकरण अगर देखेंगे तो आदर्श उसके सामने इतना है। मलकापुर का अगर प्रकरण देखेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए साहब उसके चेयरमैन है, उसका प्रकरण और आदर्श का देखेंगे तो आदर्श इतना है। अजंता कोऑपरेटिव बैंक का अगर आप देखेंगे तो आदर्श इतना है उसके सामने। लेकिन ये सभी लोग कितने दिन जेल में रहे मुझे बताइए? यूं गए जेल में और यूं आ गए बाहर। मानकापे इकलौता एक है कि जिसको हमने 2.5 साल है तो जेल से बाहर निकलने नहीं दिए है करके। इसमें कोर्ट को भी समझ में आया कि हम कब तक, क्योंकि बेल इज़ अ राइट, उनका एक राइट होता है उसमें। अब वो बाहर निकला, अगर होशियार आदमी होगा तो उसने अब कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट देना कि भैया जितने बचे हुए लोग हैं उनका पैसा मैं ये शेड्यूल के हिसाब से दे दूंगा करके। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मानकापे से क्या लेना देना है, हमें तो उन गरीबों की लड़ाई लड़ने का है, उनका पैसा दिलाने का है। एक मरतबा उनका पैसा मिल गया तो हमें वो ज़िंदा रहे, मरे, जेल में रहे या बाहर रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है।